So welcome again in this lecture room. As you know that we are discussing this topic photosynthesis. तो कल हमने ये इसका जो एक टॉपिक है सब टॉपिक दैट इज़ डार्क रिएक्शन या हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या हम कहेंगे C3 साइकिल। तो इसका आज तीसरा मेरे ख्याल में तीसरा लेक्चर है। तो कल हमने स्टार्ट किया ये साइकिल। तो मैंने कहा ये प्रोसेस जो है इट गोज़ और इट गेट्स कंप्लीट इन 3 स्टेप्स है ना। तो पहला स्टेप जो मैंने बताया दैट इज़ कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन इसका पहला स्टेप है। तो सेकंड स्टेप इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन। सेकंड इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन। थर्ड स्टेप इज़ कॉल्ड एज रिजनरेशन। सो ये 3 स्टेप हैं जिनसे C3 साइकिल या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन गुजरता है और कंप्लीट होता है प्रोसेस या डार्क रिएक्शन। तो कल मैंने बताया पहले स्टेप में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 इट कंबाइन्स विद अ 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड एज RuBP रिबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर एक एंजाइम आता है दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज रिबिस्को। दैट इज कॉल्ड एज रिबिस्को। तो ये एंजाइम इन 2 कंपोनेंट्स को कंबाइन करने या रिएक्ट करने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज PGA, जो कल मैंने बताया आपको फास्फोग्लाइसरिक एसिड। तो इसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं इस कंपाउंड में। सो जिसका कॉल्ड एज 3 कार्बन कंपाउंड। सो इस बुनियाद पर ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या डार्क रिएक्शन दिस आल्सो कॉल्ड एज C3 साइकिल। ये पॉइंट आप नोट करो, दिस आल्सो कॉल्ड एज C3 साइकिल। क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट इसमें बनता है फास्फोग्लाइसरिक एसिड, इसमें ठीक है बहुत हैं 3 कार्बन एटम। सो दिस आल्सो कॉल्ड एज C3 साइकिल। तो या इसको हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, दिस आल्सो कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल। ये भी आप पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि जो कैल्विन था जिसने अच्छी तरह दे दिया है ये साइकिल और दिस प्रोसेस। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज C3 साइकिल। दिस में भी आल्सो कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है राइट अ नोट ऑन कैल्विन साइकिल, राइट अ नोट ऑन C3 साइकिल और राइट अ नोट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो उसके बाद मैंने बताया यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। तो यहाँ पर जो हमें फास्फोग्लाइसरिक एसिड बनते हैं दीज आर 12। पास कर। तो यहाँ पर ये 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा ये फास्फोग्लाइसरिक एसिड जो है यहाँ पर 12 या 12 ATP मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो ये इनका एक फास्फेट ग्रुप रिमूव होता है या वो इसके साथ मिलता है। तो ये क्या इट गिव्स 1,3 डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। इट गिव्स 1,3 डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो यहाँ पर 12 ADP मॉलिक्यूल्स हमें बनते हैं। तो ये भी यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स आर देयर। जो 1,3 डाईफॉस्फो या डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है ये 12 मॉलिक्यूल्स, ये मैंने कल बताया आपको। तो उसके बाद यहाँ पर जिसका यहाँ से स्टेप देखो, यहाँ से यहाँ तक बोर्ड की तरफ आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस RuBP एंड टिल डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, यहाँ तक जो प्रोसेस है इसको हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। दिस कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, जो मैंने कल बताया आपको। तो यहाँ पर 12 NADPH 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH आते हैं। तो ये इसको रिड्यूस करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। पास भी
दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ पर ये जो डाइफॉस्फोग्लाइसिलिक एसिड है ये रिड्यूस होता है, सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज रिडक्शन हियर। तो यहाँ पर क्या आता है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। सो यहाँ पर इसका जो हाइड्रोजन है इट कंबाइन्स विद दिस कंपोनेंट, तो ये क्या देता है डाइफॉस्फोग्लाइसिल्डिहाइड। डाइफॉस्फोग्लाइसिल्डिहाइड शॉर्ट में लिखूँ क्योंकि कल मैंने डिस्कस किया है डाइफॉस्फोग्लाइसिल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये 12 NADP इसको ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, इसके साथ कंबाइन होता है। तो ये भी 12 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर। तो यहाँ से आप क्या मैंने कल बताया, इसको हम ब्रेक करेंगे 4 कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2 अलग हम ले रखेंगे, 2 अलग ले लेंगे हम, 5 अलग, 3 अलग, 2 अलग, यानी इसके 12 मॉलिक्यूल है, इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 अलग ले लेंगे, ये कल हमने बताया। तो इसके बाद मैंने बताया जो ये है 5 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर आइसोमेराइजेशन होगी, आइसोमेराइजेशन होगी यहाँ पर। तो ये क्या देता है, शाबाश, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये कल मैंने बताया अगर आपको याद होगा, है ना। तो ये भी दीज आर 5 मॉलिक्यूल्स, बट C3 कार्बन इसमें 3 है यहाँ तक। तो इसके बाद मैंने कहा ये जो है ये फिर से मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो 2 अलग लिखूँ मैं, 3 अलग लिखूँ मैं, क्योंकि कल मैंने बताया आपको। तो उसके बाद ये 3 जो हैं यहाँ पर फास्फोग्लाइसिल्डिहाइड, ये 3 और ये 3 ये कंबाइन होते हैं यहाँ पर। सो दिस गिव्स फ्रैक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये भी कल मैंने बताया आपको। तो ये 3 मॉलिक्यूल बनते हैं यहाँ पर, 3 मॉलिक्यूल्स बट इस 6 कंपाउंड कार्बन कंपाउंड, क्योंकि फ्रैक्टोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो उसके बाद मैंने बताया आपको यहाँ पर एक फास्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है, सो दिस गिव्स फ्रैक्टोज 6 फास्फेट, ये भी कल मैंने बताया आपको। तो उसके बाद ये 3 मॉलिक्यूल हैं। तो उसके बाद मैंने कहा यहाँ से एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट ग्लूकोज में होता है, दैट इज कॉल्ड एज सैक्रोज स्टार्च, सैक्रोज स्टार्च, दैट इज कॉल्ड एज सैक्रोज स्टार्च। तो ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बनता है, सो दिस कॉल्ड एज C6H12O6, जो हमें इक्वेशन में लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और गिव्स C6H12O6। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है अब 2, क्योंकि एक कन्वर्ट किसमें हुआ, ग्लूकोज में, स्टार्च में सो है। तो यहाँ पर जो अब 2 मॉलिक्यूल्स रहे, तो इन 2 मॉलिक्यूल्स के साथ यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं यहाँ से इनके साथ, ठीक है। इसमें कितने कार्बन हैं, 3 है ना, जैसे C3 कार्बन, इसमें कितने हैं, यहाँ पर इसमें 6 है। फ्रैक्टोज में कितने कार्बन एटम होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ के 6, यहाँ के 3, कितने बने, 9। तो यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी ये 2 मॉलिक्यूल है, वो इसके 6 है ना, एक में 3 है, 2 में कितने आएंगे, 6 कार्बन एटम्स। यहाँ पर एक में 6 हैं, 2 में कितने आएंगे, 12 प्लस 6 कितने आएंगे, 18 आएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर ये क्या देगा, नंबर 1 इट विल गिव, यहाँ पर जब आएगा 1 इज कॉल्ड एज ज़ाइलोस 5 फास्फेट, यहाँ पर एक देगा ये ज़ाइलोस 5 फास्फेट। तो दूसरा देगा एरिथ्रोज 4 फास्फेट, इसमें क्या है 5 फास्फेट, 5 यानी कि इसमें 5 कार्बन एटम है, ज़ाइलोस 5 फास्फेट, यानी इसमें 5 कार्बन एटम है, दैट इज़ वाई 5 फास्फेट। तो इसमें कितने होंगे, 4 कार्बन, क्योंकि 4 चौथे कार्बन एटम पर फास्फेट है। तो इसमें 4 एटम कार्बन एटम है, इसमें कितने हैं, 5, 4 और 5 को हम कंबाइन करें कितने आएगा, 9। तो यहाँ कितने आए हैं, 18,
तो इसका मतलब ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये जब 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इसमें कितने आएंगे? 4 + 4 8। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल 5 + 5 10 + 8 आ गए ना बराबर हमारा 80। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम है, 2 में कितने आएंगे? 6। यहाँ पर एक में 6, 2 में कितने आएंगे? 12। 12 + 6 हो गया 18। 18 कार्बन एटम। एक में 4 कार्बन एटम है, 2 में कितने आएंगे? 8। एक में 5, 2 में कितने आएंगे? वो 10 + 8 कितने आएंगे? क्लियर? तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि यह यहाँ तक तो सेकंड स्टेप वाज रिडक्शन, सेकंड स्टेप वाज रिडक्शन, तो हमें यहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना। तो इसके बाद जो लास्ट स्टेप इसका आएगा दैट इज कॉल्ड एज रिजनरेशन ऑफ RUBP, क्योंकि RUBP इसको वापस हमने यहाँ पर लाना है ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर से मिले, फिर से साइकिल कंटिन्यू करे। क्लियर? तो थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज रिजनरेशन ऑफ RUBP। RUBP यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये आएंगे एरिथ्रोस 4 फास्फेट, ये 2 मॉलिक्यूल जहाँ पर अभी बचे ये इसके साथ कंबाइन होंगे। बोर्ड पर आप कंसंट्रेट करो। एरिथ्रोस 4 फास्फेट डाइहाइड्रॉक्सीएसीटोन फास्फेट, तो ये 2 मॉलिक्यूल और ये 2 मॉलिक्यूल, इसमें कितने कार्बन हैं? 3। डाइहाइड्रॉक्सीएसीटोन में कितने कार्बन हैं? 3 हैं। इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? 4 है ना। एरिथ्रोस 4 फास्फेट में 4 कार्बन एटम्स हैं। इसमें कितने हैं? 3 + 4 कितने आए? 7। तो ये जो कंपोनेंट देगा दैट इज कॉल्ड एज सीडोहेप्टालोस। सीडोहेप्टालोस 1,7 डाइफॉस्फेट, यानी इसमें कहते हैं कितने कार्बन एटम्स आएंगे? अब 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पहले कार्बन एटम पर भी वो क्या है? फास्फेट, और 7वें पर भी आएगा फास्फेट। हेप्टलोस मीन्स 7, जिसमें 7 कार्बन, इसमें हम लिखते हैं मीथेन ईथेन प्रोपेन है ना, तो हेप्टा मीन्स 7। तो इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 4 कार्बन एटम है, तो इसमें 3 कार्बन एटम है। 3 + 4 = 7। सो दिस, और पहले कार्बन एटम पर भी फास्फेट है, 7th पर भी, सो दिस विल बी कॉल्ड एज सीडोहेप्टालोस 1,7 डाइफॉस्फेट। क्लियर? यानी कि मैंने कहा जो यहाँ पर हमें 2 डाइहाइड्रॉक्सीएसीटोन फास्फेट बने, ये बचे हैं अभी, तो ये किनके साथ? एरिथ्रोस 4 फास्फेट के साथ कंबाइन होंगे, तो दे विल फॉर्म सीडोहेप्टालोस 1,7 डाइफॉस्फेट। को मैं थोड़ा छोटा सा लिखूँ क्योंकि आएगा तभी। यहाँ पर लिखूँ मैं सीडोहेप्टालोस 1,7 डाइफॉस्फेट, शॉर्ट में लिखो DP 1,7 डाइफॉस्फेट। तो अब इसको क्या होगा, यहाँ से जो पहले कार्बन एटम पर क्या है? फास्फेट ग्रुप, ये रिमूव होगा। यानी इसमें 2 फास्फेट ग्रुप हैं, एक तो पहले कार्बन पर, एक तो 7वें कार्बन पर। पहला वाला यहाँ से रिमूव होगा, तो फिर क्या बचेगा? सीडोहेप्टालोस 7 फास्फेट। यहाँ पर हमने क्या लिखा था? सीडोहेप्टालोस 1,7, 1 तो रिमूव करेंगे, डाई भी रिमूव होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीडोहेप्टालोस 7 फास्फेट चार्ट में। क्लियर? तो अब क्या होगा, ये तो अब 2 बचे हैं यहाँ, ये जो डाइफॉस्फोग्लाइसराइड जो है, इसके अभी 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। ये 5 तो कंज्यूम हो गए, ये 3 भी कंज्यूम हो गए, ये 2 भी कंज्यूम हो गए। अब बचे हमारे पास कितने? 2। ये 2, ये भी C3 है, इसमें कार्बन एटम कितने हैं? 3 हैं। ये 2 C7, इसमें 7 कार्बन एटम है। ये और ये कंबाइन होंगे। कौन कौन? ये और ये कंबाइन होंगे। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? इसमें कितने हैं? 7 + 3 10 है ना। तो ये क्या देगा? नंबर 1 या तो ये ज़ाइलोस 5 फास्फेट देगा, ज़ाइलोस 5 फास्फेट, या ये डायरेक्टली देगा यहाँ पर ये डायरेक्टली देगा रिबलोज 5 फास्फेट।
ये तो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स। इसमें कितने कार्बन एटम हैं? 5। इसमें कितने हैं? 5। इसमें 5 है, इसमें 5 कितने आएंगे? 10। इसमें 10, इसमें 10, ठीक है, हो गए कितने? 20। ये भी 2 मॉलिक्यूल हैं, 7 + 7 14। ये भी 2 मॉलिक्यूल हैं, 3 + 3 6। 14 + 6 20 आए ना बराबर। फिर से मैं कहूँ, यहाँ पर इसमें 7 कार्बन एटम है, बट दे आर 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर कितने हैं? 3 कार्बन एटम, बट दे आर 2 मॉलिक्यूल्स। इसमें एक में 3 कार्बन एटम है, 2 में कितने होंगे? 6। इसमें एक में 7, 2 में कितने होंगे? 14 + 6 20। यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए 10 कार्बन एटम्स, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए 10 कार्बन, 10 + 10 आ गया बराबर यहाँ पर। तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पर? ये जो ज़ाइलोस 5 फास्फेट ये इसमें तब्दील होता है, किसमें? रिबलोस 5 फास्फेट, यानी इसमें 5 कार्बन एटम है। यहाँ पर मैं बनाऊँ 1 2 3 4 5, तो इसके 5वें कार्बन एटम पर क्या है? फास्फेट ग्रुप। सो दिस कार्ड है रिबलोस 5 फास्फेट। अब तो यहाँ पर क्या होगा? लास्ट स्टेप, यहाँ पर 6 और एटीपी मॉलिक्यूल आएंगे। यहाँ पर 6 और एटीपी, हम लिखूँगे 6 एटीपी। तो ये 6 एटीपी इनके साथ कंबाइन होंगे, तो यहाँ से एक फास्फेट रिमूव होगा, वो कार्बन नंबर 1 पर आएगा। यहाँ से एक फास्फेट है, वो इससे यहाँ से निकलेगा और रिबलोस के पहले कार्बन पर आएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज रिबलोस 1,5 bis फास्फेट। तो दिस विल गिव बैक, तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 ADP। तो इट विल बी बैक आवर दिस RuBP। सो फिर से वो किसके साथ कंबाइन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर से इस साइकिल। सो दिस इज कॉल्ड एज C3 साइकिल, या दिस कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल आपको समझ में आ गया है? फिर से मैं रिपीट कर लूँ, यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए इसको 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप इज रिडक्शन, थर्ड स्टेप इज रिजनरेशन ऑफ RuBP। तो पहले स्टेप में क्या होता है? जब कार्बोक्सिलेशन होती है, इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को। इट गिव्स PGA फास्फोग्लाइसर के फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहाँ तक दिस कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? यहाँ पर आएंगे अभी तो ये फास्फोग्लाइसर एसिड जो इसके साथ आएंगे क्या? 12 ATP मॉलिक्यूल्स। तो 12 ATP मॉलिक्यूल्स क्या देंगे? 12 ADP। यहाँ से एक एक फास्फेट ग्रुप इनमें कंबाइन होगा, जिस विल गिव 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो यहाँ तक है कार्बोक्सिलेशन, यानी फास्फोग्लाइसरिक एसिड जो है 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड तक, यहाँ से यहाँ तक दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा? यहाँ पर हमारे NADPH जो कहाँ में बने? लाइट फेस में बने इन द फॉर्म ऑफ एक्सिलरी पावर। सो एट ये आएंगे 12, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो इसको ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि जब हाइड्रोजन लॉस करेगा तो इसमें जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन इसको होगी। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा, तो इसको रिडक्शन होगी, है ना? जब हम कहते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन होगी, तो इट विल गिव अस डाइफॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, डाइफॉस्फो या 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड कहेंगे। तो ये कितने हैं? 12 मॉलिक्यूल्स। तो अब मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, अलग अलग लिखूँ समझने के लिए। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स 5 3 और 2, ठीक। तो यहाँ पर जो ये 2 इन ये पर देंगे, ये 5 बीच में, इनको आइसोमेराइजेशन होगी, दे विल गिव डाइहाइड्रोक्सी फास्फेट। तो 5 मॉलिक्यूल, मैं इनको भी अलग अलग लिखूँ 2 और 3। अब ये 3 मॉलिक्यूल इन 3 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होंगे, ये क्या देगा? फ्रैक्टोस 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक, 3 मॉलिक्यूल्स। तो ये फ्रैक्टोस 1,6 डाइफॉस्फेट से एक फास्फेट को रिमूव होगा, इट विल गिव फ्रैक्टोस 6 फास्फेट। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज या सैक्रोज स्टार्च। तो जो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बचे, इन 2 मॉलिक्यूल के साथ ये 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, तो वो क्या देंगे? एक तो एरिथ्रोस 4 फास्फेट, एक तो ज़ाइलोस 5 फास्फेट।
तो अब क्या होगा, ये जो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बचे हैं डाइहाइड्रोक्सी फास्फेट के, ये कंबाइन होंगे इस एरिथ्रोस 4 फास्फेट के साथ। तो यहाँ पर इसके 4 कार्बन एटम हैं, इसके 3 कार्बन, ये 7 बनेगा। तो कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज सीडोहेप्टलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। तो यहाँ से एक फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा, इट विल गिव सीडोहेप्टलोज 7 फास्फेट। तो अब लास्ट पर क्या होगा, यहाँ पर जो लास्ट 2 मॉलिक्यूल्स बचे हैं किसके, फास्फोग्लाइसराइड के, तो ये कंबाइन होंगे इस सीडोहेप्टलोज के साथ। तो ये एक कंपाउंड देंगे ज़ाइलोस 5 फास्फेट, दूसरा तो रिबलोस 5 फास्फेट, ठीक है। तो उसके बाद ये ज़ाइलोस 5 फास्फेट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रिबलोस 5 फास्फेट। तो यहाँ अब इसको कन्वर्ट करना है RUBP में। तो यहाँ पर 6 ATP मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो ये 6 इनमें से एक फास्फेट रिमूव होगा, इसके साथ कंबाइन होंगे, तो इट विल गिव RUBP। सो इस तरह ये कंप्लीट होगा। अब हम देखेंगे आउटपुट, जिस पर ऑब्जेक्टिव जो आते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कितने कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिए, 6। बोर्ड की तरफ आ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिए, तो वहाँ कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बने, ठीक। 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमने ले लिए, तो इनको साइकिल में दाखिल कराया, तो कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल बने हमें, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। यानी ड्यूरिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डायरेक्ट रिएक्शन व्हेन 1 glucose molecule is produced, how many carbon dioxide molecules gets reduced? 6. Yeah, when 6 carbon molecule gets this fixed are reduced, how many glucose molecules are produced? 1. ये तो एक ऑब्जेक्टिव है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम यूटिलाइज करते हैं ATP और NADPH। तो टोटल नंबर ऑफ ATP कितने आ गए यहाँ पर, यहाँ पर कितने हैं 6, यहाँ पर कितने हैं 12 + 6 = 18। तो टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स कितने आए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को ATP जो है कितने जरूरत पड़ते हैं, 18। ए को कितने पड़ेंगे, 6 कार्बन को हमें 18 ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए, इसको समझिए। मगर हमें सिर्फ 1 कार्बन को इस साइकिल में दाखिल कराना है, तो कितने इसको में जरूरत पड़ेगी ATP, 3 है ना। क्योंकि यहाँ पर टोटल हमें कितने आते हैं 18, कितनों के लिए, 6 के लिए। तो 6 3 are 18 को, एक को कितने ATP मॉलिक्यूल चाहिए, ये और एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। यानी ड्यूरिंग C3 साइकिल 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्स हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स, 3। टोटल कितना है ATP, पहले आपको याद होना चाहिए टोटल कितने हैं 18, ए को कितने चाहिए, क्लियर। ये रहा और एक ऑब्जेक्टिव। तो टोटल नंबर ऑफ NADPH कितने हमें ज़रूरत पड़ते हैं, शाबाश। टोटल NADPH कितने ज़रूरत पड़ते हैं, बोर्ड की तरफ देखो ना, कितने हैं 12, मुंह में ज़बान है, ज़ोर से बोलो ना, कितने हैं 12। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमें 12 NADPH चाहिए, लेकिन हमें 1 कार्बन रिड्यूस करना है, कितनी चाहिए तब, वो 12 टोटल, 6 के लिए 2 कितने आएंगे, इसको डिवाइड करो ना। तो 1 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितने NADPH चाहिए, 6 को कितनी चाहिए, 12, क्लियर। अब सवाल आया आपको, ये कार्बन जो है, 1 कार्बन को कितने टर्न्स करने पड़ते हैं इस साइकिल में ताकि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया। 1 कार्बन डाइऑक्साइड को कितने टर्न्स करने पड़ेंगे ताकि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, यहां ही हो, समझ में आया मेरा क्वेश्चन। सुनो मेरी बात, मैंने कहा हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। अब क्वेश्चन ऐसा आया कि ड्यूरिंग कार्बन जिस डायरेक्ट रिएक्शन RC3 साइकिल 1 कार्बन डाइऑक्साइड को कितने साइकिल करने पड़ेंगे ताकि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, 6 है ना, बड़े 6 कार्बन डाइऑक्साइड है ना। पहला एक टर्न करेगा, फिर दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न, फिर चौथा, फिर 5वां, तो फिर हमें ये और एक ऑब्जेक्टिव है, क्लियर। अब आपको आ गया ये क्वेश्चन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड को हमने फिक्स करना है, इनको कितने ATP चाहिए, ए को कितने चाहिए, 3 को कितने चाहिए, 3 × 3
आपको क्या हुआ है? 6 को 18, 1 को 3, 2 को 6, 3 को 4 को 5 को 15, 6 को, ये समझो ना, मतलब यहाँ मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा आप रट्टा मारोगे। हमने यहाँ पर 80, 18 ATP मालिक्यूल्स आए, 12 NADPH आए, रट्टा मत मारो, कंसेप्ट सीखो ना। ये आपको समझ में आ गया? अब तो क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट ऑफ दिस C3 साइकिल? इनपुट क्या है? शाबाश, CO2। इनपुट क्या है? H2O। इनपुट क्या है? ADP कि ATP? ATP और ADP? ADP। देखो आपको में कॉन्फिडेंस कहाँ की चली गई आपकी कॉन्फिडेंस? वो यहाँ क्या इनपुट है? कंफ्यूज करने के लिए मैंने यहाँ ADP लगाया। क्या है? ATP और NADPH। ये कितने हैं? 6। ये कितने हैं? 6। ये कितने हैं? 18। ये कितने हैं? 12। दिस इज इनपुट। आउटपुट क्या होगा यहाँ पर? 1 C6H12O6 है ना, और 18 ADP और 12 NADP। आपको समझ में आ गया? मतलब आपको क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का, 2 नंबर का, व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट ऑफ C3 साइकिल। इनपुट में हमने देखा हम क्या इस्तेमाल, वाटर इस्तेमाल करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, ATP इस्तेमाल करते हैं, NADP इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूटिलाइज होंगे, ATP यूटिलाइज होगा, ये वापस हमें ADP देगा, NADPH यूटिलाइज होगा, ये वापस हमें NADP देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगा यहाँ पर, ये C6H12O6। क्लियर? सो दिस कॉल्ड एज इनपुट, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट। ये बात समझ में आ गई? अब जो आपकी NCERT है, तो वहाँ पर ये बहुत ही सिंपलीफाई किया गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन है वहाँ पर सिंपलीफाई किया गया। मैं यहाँ पर बनाऊँ ना, कुछ स्टेप्स में मतलब इसमें यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पर पहले CO2 प्लस H2O इन फर्स्ट स्टेप, CO2 प्लस H2O ये आते हैं, तो ये कंबाइन होते हैं, ठीक। यहाँ पर किसके साथ? RUBP, ठीक। यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो आपकी NCERT में, आपकी NCERT की बात कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस RUBP इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन, है ना। मैं यहाँ पर लिखूँ कार्बोक्सिलेशन, दिस इज फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर। क्योंकि जब कल आप पढ़िए ना NCERT, वहाँ को आप जब कहेंगे हमें समझ नहीं आता है, वहाँ पर लिखा गया है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस RUBP इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को, ये क्या देते हैं? यहाँ पर क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन। तो देखेंगे क्या ये? PGA, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन, स्टेप नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। क्लियर? तो प्रोडक्ट क्या आया? PGA। तो उसके बाद यहाँ पर होगा इस्तेमाल ATP और NADPH। ये क्या देंगे? NADP। यहाँ क्या होगा? ADP। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज रिडक्शन। तो स्टेप नंबर 2 क्या आएगा? रिडक्शन। पॉइंट नंबर 2 रिडक्शन। तो उसके बाद लास्ट स्टेप, दैट इज यहाँ पर क्या मतलब जो लास्ट यहाँ पर देगा ये, जब रिडक्शन होगी यहाँ पर क्या देगा ये? नंबर 1 सैक्रोज स्टार्च। यानी मैं आपके NCERT की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या लिखा है?
सैक्रोज स्टार्च यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सैक्रोज स्टार्च, और ये देगा यहाँ पर ट्रायोज, ट्रायोज ट्रायोज शुगर। यहाँ पर हमें मिला सैक्रोज स्टार्च या C6H12O6, तो यहाँ पर क्या देगा ये ट्रायोज शुगर। तो इसको अब यहाँ पर स्टेप नंबर सेकंड थर्ड दैट इज कॉल्ड एज रिजनरेशन। तो इसमें क्या आएंगे यहाँ ATP, ATP ये क्या देंगे ADP, यहाँ पर द स्टेप इज कॉल्ड एज रिजनरेशन, यहाँ पर जो स्टेप दैट इज कॉल्ड एज रिजनरेशन, रिजनरेशन। तो रिजनरेशन जब होगा ये क्या देगा वापस RUBP। ये 3 स्टेप वहाँ दिए गए आपके NCERT में। स्टेप नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर RUBP गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को, सो इट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट का बनता है PGA। तो इसके बाद सेकंड स्टेप रिडक्शन, तो यहाँ पर इस PGA के साथ ATP NADPH ये कंबाइन होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनता है सैक्रोज स्टार्च एंड ट्रायोज शुगर। तो जो ट्रायोज शुगर है इट फॉलोज रिजनरेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या मिलेगी इसको ATP ADP दिस कॉल्ड एज रिजनरेशन ऑफ RUBP। तो आप वो थॉरोली पढ़ लो 2-3 बार, तो ये स्टेप सिंपलीफाई का गया, लेकिन मैंने यहाँ बताया आपको किस तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, कहाँ पर बनता है। सो दिस इज कॉल्ड एज C3 साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल। ये समझ में आ गया या फिर से दोबारा कहूँ मैं, क्या यहाँ तो कोई कुछ कन्फ्यूजन में है इसमें, मतलब क्लियर। तो आप घर जाइए, घर में यही मतलब जो मैंने यहाँ पर बताया है साइकिल, आप मैं ये अपलोड भी करूँगा, तो इसको देखिए 2-3-4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप मैं यही देखिए आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, जो मैंने बताया किस तरह के से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव नीट में भी आ सकते हैं यहाँ और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी। और फिर देखो आप आपकी NCERT वो पढ़ो तो वहाँ पर ये सब कुछ दिया है, तो सिंपलीफाई किया गया ये साइकिल। तो नीट में आ सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर ये साइकिल होगा, यहाँ पर ब्लैंक होगी नोट ऑफ इंटरोगेशन, तो ये आपको लिखना है कौन सा स्टेप है, या ब्लैंक यहाँ पर होगा आपको दिखना है कौन सा स्टेप है, या ब्लैंक यहाँ पर होगा आपने देखना है यहाँ पर क्या है। वो हर एक स्टेप आपको अच्छी तरह जांच करनी है, तो तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पा सकते हैं। सो आई थिंक आई शुड स्टॉप ओवर हियर। तो क्योंकि क्लास ओवर हुआ, तो कल हम C4 साइकिल जो C4 पोर्शंस वो कल के लेक्चर में हम ले लेंगे। सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। सो थैंक यू वेरी मच।